धीरू भाई साहब के लिए पहले ताली बजाइए। इतना शानदार कैंपस, और वो भी मैंने देखा पढ़ा कि विकलांग डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। ये मैंने अभी पता किया। कैसे बनाओगे सरकार, कैलकुलेट करके बताओ मुझे। 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, 2 नेशनल पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। इन दोनों की औकात नहीं कि अकेले चुनाव लड़ ले है। सारे चमचा थे, जगजीवन राम भी चमचा, सारे लोग चमचा हो गए। और एक आदमी को सीएम और पीएम बनाने के लिए पूरा मूवमेंट बर्बाद हो गया। बाबा साहब के विचारधारा को किसने उल्टा किया कि हम बहुसंख्यक हैं, देश का हुक्मरान बन जाए। 4 एमपी जिताने का औकात नहीं, हुक्मरान बनने चले हो। बाबा साहब याचक थे, अपने समाज के लिए मांगते थे। बाबा साहब ने कहां कहा था कि हम अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक हैं। उनकी पूरी जिंदगी इस बात में साबित करने में लग गई कि हम अल्पसंख्यक हैं। जाके साउथ बोरो कमेटी से लेकर साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, तमाम स्टेट एंड माइनॉरिटी संविधान के प्रोसीडिंग जाके पढ़ो। पब्लिक लाइफ में जो लोग भी रहेंगे, चाहे मैं रहूं, बाबा साहब रहे, बुद्ध रहे, कांशीराम रहे, कोई भी पब्लिक लाइफ में रहेंगे, उनकी समीक्षा होगी या होती है। ये अंधभक्त सब पैदा हुआ है, ये सब चंदा लेके और राजनीति में दलाली करके घर चलाता है। बुद्ध और बाबा साहब भक्त नहीं पैदा करते हैं कभी भी। अगर आप भक्त हो गए तो आप ना बुद्धिस्ट हैं ना अंबेडकर राइट है। शुक्रिया, जय भीम। सम्मानित मंच, सभागार में माताएं, बहनें, बच्चे, दोस्त, हमउम्र, पहले माफी मांगो, काशीराम साहब की माफी मांगो। भाई काशीराम साहब की माफी मांगो, उसके बाद चालू करो। ऐसा है? काशीराम तेरे को इसको हटाइए यहाँ से, तू हटाइए इसको यहाँ से, तू हटा, यहाँ से निकलो। उसी, अरे इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। बिगाड़ेंगे कार्यक्रम ऐसे। नहीं नहीं, प्लीज सर, मैं अपना बात। इधर आओ। तुम्हारे मोदी से नहीं डरता, तुम क्या समझते हो मुझे? हैं? तुम्हारे गुजरात में हूँ, इधर सुनो। अब बुद्ध की भूमि बिहार से आया हूँ, समझ लेना। ये ऐसे लोग, ये न बुद्ध का ब पढ़े हैं, न कांशीराम का क पढ़े हैं, न अंबेडकर का अ पढ़े हैं, और ये लोग है ना, ये बनते हैं बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी। एक लाइन नहीं पढ़ा होगा, समझे? उसको रखो यही बांध के, ले चलेंगे बिहार बुद्ध गया में। इसको एक अक्षर नहीं पढ़ा होगा, मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि राजनीति में ये सब भक्त पैदा किया है, भक्त। और बुद्ध और बाबा साहब भक्त नहीं पैदा करते हैं कभी भी। अगर आप भक्त हो गए तो आप ना बुद्धिस्ट हैं ना अंबेडकर राइट है। बुद्ध ने क्या कहा था? देखो, समझो, जानो, आनंद। मैं जो कह रहा हूं उस पर विश्वास मत करो, पहले अनुभव करो। यह कहा था बुद्ध ने। बुद्ध भगवान नहीं है, अंबेडकर ईश्वर नहीं है। और एक बात और सुन लीजिए, इस मंच से अब कह ही दे रहा हूं, कई नौजवान छात्र भी बैठे हुए हैं। पब्लिक लाइफ में जो लोग भी रहेंगे, चाहे मैं रहूं, बाबा साहब रहे, बुद्ध रहे, कांशीराम रहे, कोई भी पब्लिक लाइफ में रहेंगे, उनकी समीक्षा होगी या होती है। ये अंधभक्त सब पैदा हुआ है, ये सब चंदा लेके और राजनीति में दलाली करके घर चलाता है ना। सबको समीक्षा करनी होती है। आप अपने सोफा सेट पे घर में बैठो, कोई आपके बारे में बात नहीं करेगा। बाबा साहब का नाम लेकर अगर उल्टा काम करोगे तो आपकी आलोचना होगी।
बाबा साहब ने क्या कहा था, अब आइए उसी पे आता हूं। मुझे बोलना कुछ और था। बाबा साहब ने कहां कहा था कि हम अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक हैं। उनकी पूरी जिंदगी इस बात में साबित करने में लग गई कि हम अल्पसंख्यक हैं। जाके साउथ बोरो कमेटी से लेकर साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, तमाम स्टेट एंड माइनॉरिटी संविधान के प्रोसीडिंग जाके पढ़ो। उन्होंने कहा था कि हम अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं, वी आर माइनॉरिटी एंड नेशनल लाइफ, इसलिए हमें सुरक्षा का उपाय दीजिए। तब आरक्षण आपको मिला था। बाबा साहब के विचारधारा को किसने उल्टा किया कि हम बहुसंख्यक हैं, देश का हुक्मरान बन जाएंगे। 4 MP जिताने का औकात नहीं, हुक्मरान बनने चले हो। बाबा साहब याचक थे, अपने समाज के लिए मांगते थे। बाबा साहब ने उत्तराधिकार अपना घोषित किया। अंबेडकर साहब बैठे हुए, कोई उत्तराधिकार घोषित किया? हमारे नेता उत्तराधिकार घोषित कर रहे हैं। राजतंत्र है क्या? राजतंत्र है। मैं बार बार यह सवाल उठा रहा हूं कि दलित समाज ही एक नहीं है तो बहुसंख्यक कैसे बनोगे? है एक, बताइए। आप सब बैठे, सब जात जात में बटे हैं। ये बाबा साहब के जीवन में लड़ाई चल रही थी। महार, मांग, चमार, उन्होंने पहले महारों की सभा बुलाई थी येवला में। जब धर्म परिवर्तन की घोषणा की, उनसे पूछा गया कि महारों की सभा क्यों? तो बोले इसलिए कि इसमें हमारा कोई डिमांड नहीं है, कोई सरकार से मांगने नहीं जा रहे हैं, ये हम धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं। जाके अपनी अपनी जाति में सभा करो, जहां जहां बुलाओगे हम जाएंगे। तो बाबा साहब बाद में सब जातियों के सभा में गए। बाबा साहब की माने, बाबा साहब जय भीम दिन भर रटते रहो। बाबा साहब ने जिंदगी में संघर्ष किए, समझौते किए अपने समाज के लिए। कौन है, कौन पढ़ा है यहां पे नेता? जाके 1951 का घोषणा पत्र देखो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का। वो कह रहे हैं, पॉइंट नंबर 54 है शायद, पढ़िए। चले हैं नेतागिरी छाटने। यहां पे सीधा और सीधा लिखा है कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे दलों से हमारा कोई समझौता नहीं होगा। तो फिर दलित लोग हिंदू राष्ट्र की पालकी क्यों ढो रहा है? क्यों आरएसएस बीजेपी से समझौता करके सरकार बनाया? ये पढ़े नहीं थे बाबा साहब? बाबा साहब कह रहे थे उनका मिशन स्टेटमेंट क्या है, ये बता दे कोई। मिशन स्टेटमेंट है जातियों का विनाश, हम जाति का खात्मा करेंगे। आप क्या किए? आपने कहा मैं जातियों को मजबूत करूंगा। तो बाबा साहब को सर का बल उल्टा कौन किया? उसे सवाल नहीं पूछेंगे? इतना लड़ भीड़ के बाबा साहब ने 15% 7.5% आरक्षण दिया, और उसी आरक्षण से एक बड़ा मिडिल क्लास तैयार हुआ। साहब नौकरी से ही हुआ ना। कौन दलित का बैंक था, कौन इंडस्ट्रीज था, और जमींदार राजे रजवाड़े थे, बताओ मुझे। चले हुक्मरान बनने हैं। नलके पे पानी नहीं पीने देता था, गांव में रोड पे नहीं चलने देता था, और अभी भी नहीं चलने देता है। मूंछ रखने पे मार रहा है। यही ऊना में मारा गया था, अभी भी पीटा जा रहा है। तो बाबा साहब से ज्यादा तेज थे आप। बाबा साहब, जवाहरलाल नेहरू, सब लोग से बात करके प्रावधान किए, और इंदिरा गांधी ने बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया। किया कि नहीं किया? हाँ। तो दलित के कितने बैंक थे कि उनके बैंक चले गए उसमें। उस बैंक में आपको नौकरियां मिली, एजीएम बने, डीजीएम बने, जमींदारी उन्मूलन हुआ। तो आपकी जमींदारी थी कोई? जब प्रीवी पर्स खत्म हुआ, राजाओं को जो पैसा मिलता था, तो आप कोई राजा थे? सब मिलके एक कोशिश किया कि फ्री एजुकेशन, सबसे पहला बेसिक बात है अंबेडकर साहब की राइटिंग स्पीचेस में, फ्री एजुकेशन। और फ्री एजुकेशन से ही पढ़े लिखे लोग तैयार हुए। आप लोग जैसे लोग
सारे चमचा थे, जगजीवन राम भी चमचा, सारे लोग चमचा हो गए। और एक आदमी को सीएम और पीएम बनाने के लिए पूरा मूवमेंट बर्बाद हो गया। कौन सा दलित मिशन मूवमेंट चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र में चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जो हो, सब हिंदू राष्ट्र दलित लोग बना रहा है। तो हिंदू राष्ट्र में तुम्हारी औकात क्या होगी ना, ये मैं जानता हूं, मैं इतिहास का छात्र हूं। हिंदू राष्ट्र में क्या औकात तुम्हारी होगी ना, जिसको देखो टिकट दे दो हुजूर, हमको कुछ बना दो हुजूर। तुम्हारे नेता डर के मारे बिल में घुसे रहते हैं और हम उस सड़क पर लड़ते हैं, गिरफ्तारी होती है, कई मुकदमे चलते हैं, तब भी नहीं डरते हैं। चंदा लेके और घूस लेके, रिश्वत लेके मिशन मूवमेंट। बाबा साहब मैं एक किताब लाने जा रहा हूं, अभी किताब पे आऊंगा कि दलित राजनीति और चंदे का खेल। बाबा साहब पाई पाई का हिसाब देते थे, पता है आपको? 3 तरह का फंड लिए थे, इमारत फंड, अखबार के लिए फंड और पॉलिटिकल पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लिए फंड। एक आना पाई का हिसाब बाबा साहब देते थे। आज कोई नेता है जो हिसाब दे? क्यों नहीं सवाल पूछेंगे हम? वोट भी लोगे, चंदा भी लोगे, तुम हिसाब नहीं दोगे। इसलिए सवाल तो खड़े करूंगा मैं। और आप जैसे लंपट कुछ लोग यहां आते हैं ना, वो मेरी ताकत को और बढ़ा देते हैं। किताब लिख के जवाब दूंगा मैं। बहरहाल चलिए, सबसे पहले तो मैं धीरू भाई साहब पे बोलना चाहता था। और बाबा साहब बहुत गुस्सैल आदमी थे, और मैं यूट्यूब चैनल है अम्बेडकर नामा, तो जब मैं किसी व्यक्ति को पढ़ता हूं ना, तो उनके अंश आपके अंदर आने लगते हैं। तो बहुत गुस्सैल आदमी थे। तो मेरा नाम रतन, बाबा साहब का बिगड़ा चला रतन लाल नाम है मेरा, तो संभल के रहना जरा। चलिए, धीरू भाई साहब के लिए पहले ताली बजाइए। इतना शानदार कैंपस, और वो भी मैंने देखा पढ़ा कि विकलांग डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ये मैंने अभी पता किया। और इतना शानदार कैंपस, और कैंपस आपने दिया, तो इनके लिए ताली बजती है। असली काम यही होता है। कबीर, रविदास, फुले के जमाने में कितने राजा महाराजा थे, नाम याद है? तो ऐसे लोग ही याद किए जाएंगे। मैं किसी शहर में जाता हूं तो मैं एक दिन जरूर ठहरता हूं, क्योंकि मुझे एक वीडियो बनाने होते हैं। अपना मोबाइल माइक अपने जेब में लेके चलता हूं कि वीडियो बनाने होते हैं कि इस शहर की खास बात क्या है। तो एक खास बात तो ये थी कि आपका ये मैंने देखा। दूसरी खास बात मुझे पता लगा अम्बेडकर सेंटर है, हाँ जी, स्मारक रिकॉर्ड करना था, लेकिन अब अगली बार कभी। पहली बार आया हूं राजकोट में, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, मैंने कहा बाबा साहब का बिगड़ा चिल्ला हूं तो कुछ करूंगा। ये किताब धर्मांतरण है, और ये कैसे बाबा साहब को मैंने पढ़ना शुरू किया, पहले कहानी बता देता हूं। मैं इतिहास पढ़ाता हूं, प्राचीन भारत, और काशी प्रसाद जायसवाल पे मेरी पीएचडी है। लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में बिना पढ़े लिखे अम्बेडकरवादी इतने पैदा हो गए, ये कुछ भी इसी किताब से बोलिए कि पेज नंबर इतना पे बाबा साहब ने लिखा है, तो पहले आप ही वो गाली देना शुरू करेगा। तो मुझे तथाकथित फर्जी अम्बेडकरवादियों ने मुझे फोर्स किया कि मैं बाबा साहब की राइटिंग्स पढ़ूं। तो पढ़ पढ़ के वीडियो बनाए, और जितना पढ़ा सबको थीम बनाते गया। तो थीम बनाने की पहली योजना की पहली किताब है। दूसरी किताब आ रही है अम्बेडकर और लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र। तीसरी और भी आ रही, शिक्षा के सवाल। ये काम हमारे दलित मूवमेंट में नहीं होता। पढ़ना, लिखना, रिसर्च करना लोग फालतू का काम समझते हैं। खाली नारा दे दो, हुक्मरान बन जाएंगे, पीएम सीएम बन जाएंगे, इसी में खुश रहता है। जिस महाबोधि बोध विहार की आप बात कर रहे हैं, ये आज का मूवमेंट थोड़ी है। 19वीं सेंचुरी लास्ट में ही शुरू हो गया था, और 1924 में हिंदू महासभा के आह्वान पर बोध गया टेम्पल इंक्वायरी कमेटी बनी थी। पता है, बोध गया टेम्पल इंक्वायरी कमेटी। मेरे पीएचडी वाले किताब में मैंने 1.5 पेज लिखा है उसमें राजेंद्र प्रसाद
राहुल सांकृत्यायन, काशी प्रसाद जायसवाल और एक प्रतिनिधि महंत का। इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी का रिपोर्ट कहां गया आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। कहते हैं कि बुद्ध तो विष्णु के अवतार थे, नहीं तो विष्णु के अवतार थे तो एक काम करिए, सारे मंदिरों में बुद्धिस्ट मॉन्क को बहाल कीजिए, वो तो भाई है ना, तो आप उनको दे क्यों नहीं रहे हो? बाबा साहब की लड़ाई जिंदगी भर किससे थी? बाबा साहब के दर्शन में उनकी राजनीति के केंद्र बिंदु में धर्म है, गांधी के भी, दोनों के केंद्र बिंदु में धर्म है। गांधी के केंद्र बिंदु में हिंदू धर्म है और बाबा साहब के केंद्र बिंदु में बौद्ध धर्म है। वो कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता बंधुता का आइडिया जो मैंने लिया है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लिया है, मेरा दर्शन राजनीति से नहीं आ रहा है, मेरा दर्शन आ रहा है धर्म से, बुद्धा से। कभी मौका मिले पढ़िएगा, इसमें लंबा इंट्रोडक्शन है। और धर्मांतरण तो घोषणा 35 में कर रहे हैं, जाके कर रहे हो 56 में धर्मांतरण। लेकिन ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया 1920 में शुरू हो गई थी, जब मनगांव मीटिंग में साहू जी महाराज के साथ थे तो सब लोगों ने हल्ला उड़ा दिया कि धर्मांतरित लोगों की मीटिंग है। तो उसमें ऑडियो वहां से मिला मुझे, पहली सभा से ही ये पूरा हलचल था। बार्शी में 1924 में वहां पहली बार वो घोषणा करते हैं कि अछूतों को दूसरा धर्म अपना लेना चाहिए। उस समय इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कह रहे हैं, 1924 में। उनकी लड़ाई किससे थी? आपके हक हकूक अभी संविधान पर चर्चा हुई, मारे जा रहे हैं। भाई कह रहे हैं कि बाबा साहब ने दिया था, तो हाँ सही में दिया था। बाबा साहब ने वही 25 नवंबर 1949 के भाषण में क्या कहा था? किसी लोकशाही से तानाशाही का मार्ग आ सकता है। तो सब संविधान में दिया था, तो अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो लागू कौन करेगा? उन्होंने कहा था ना कि संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, लागू कौन लोग कर रहे हैं उससे पता लगता है कि संविधान अच्छा है कि नहीं अच्छा है। अगर बुरे लोग हुए और संविधान अच्छा हुआ तो भी संविधान खराब ही निकलेगा। अगर बुरा संविधान है, आदमी अच्छा है, तो संविधान अच्छा होगा। तो रिजर्व संविधान तो पहले भी था, तो उस समय कुछ मिल रहा था, नौकरी मिल रही थी, शिक्षा मिल रही था, फेलोशिप मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। आज तो संविधान है, आज क्या हो रहा है? मिल रहा है कुछ कि छिन रहा है? बाबा साहब जब बोले कि बौद्ध में भारत बनाना है, उसका मतलब क्या था? मैं समझता हूं कि हम लोगों ने गलत रीडिंग कर लिया है। बौद्ध में भारत बनाने का मतलब था साइंटिफिक भारत बनाना, वैज्ञानिक सोच वाला भारत बनाना, यह उनका मसला था। ये थोड़ी था कि पूरे भारत को हम चीवर पहना देंगे। जैसे ज्ञान विज्ञान आपके अंदर आया, आप बुद्धिस्ट हो गए। पाखंड आडंबर वो सब भागेगा। तो जो धर्म आपको पाखंड आडंबर कर्मकांड सिखाता है, तो साइंटिफिक नॉलेज आएगा तो अपने आप भाग जाएगा। वो पूरा इनलाइटेड इंडिया बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पत्रिका का नाम क्या रखा? प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध का मतलब इनलाइटेड। तो भारत को एक साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग उस तरह का भारत बनाना चाहते थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस फ्रीडम दिया कि नहीं दिया? दिया ना। तो ये समझने की बात है। मैं कुछ तैयार करके लाया था कि इसी किताब के कुछ अंश हैं। और एक तो बात है कि अभी बजट अगर आपने देखा होगा इस साल का, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण उन्होंने कहा कि हम काशी विश्वनाथ टेम्पल की तरह हम पूरा बुद्धिस्ट सर्किट इंटरनेशनल बनाएंगे। मिला क्या? बना क्या? भाइयों बहनों, 50 चाहिए, 70 चाहिए,
यही मोदी जी कहते हैं ना जाके। आप सोचिए जरा, लोकेशन पे आप नजर दौड़ाइए। मेरा घर जहां है वहां से 40 किलोमीटर दूर केसरिया है, चंपारण में है स्तूप सब, 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर दूर गया, बोध गया, राजगीर, नालंदा है। इधर नेपाल में लुम्बिनी हम जब बोलते हैं तो हलचल होता है कहीं ना कहीं। सारनाथ है ना, वो बिहार ईस्टर्न यूपी लेके नेपाल तराई बॉर्डर तक चले जाओ, 200-300 किलोमीटर। इसको अगर डेवलप कर दिया जाए, दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना सेंटर बनेगा, सर्किट बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा। सरकार में इच्छा शक्ति है, वो जानबूझ के नहीं करता है। अरे मंदिर बनाने के लिए अभी प्रपोजल तो तुरंत पास हो जाएगा, होगा ना। बुद्ध को विष्णु का अवतार भी मान रहे हैं, तो बुद्ध के नाक किसने तोड़े? मूर्तियां कौन तोड़ा? अभी एक नेताजी थे, अभी एक इंटरव्यू बोल रहे थे, बाबा साहब को कोट कर रहे थे कि बाबा साहब ने लिखा है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म में, हमने वॉल्यूम ऐड कर दिया था पेज नंबर, किस पेज नंबर को नेताजी नहीं आता किस पेज नंबर पर है, कि इस्लाम आक्रांताओं के कारण बौद्ध धर्म का विनाश हुआ। ये बाबा साहब, हमने बात आधा सच है, आधा। बाबा साहब ने लिखा है पूरा अफगानिस्तान जो है ना बुद्धिस्ट था, जाहिर था, नहीं तो बामियान का आपने देखा मूर्ति वहां पे, जिसको बाद में सब बम से उड़ा दिया। यह बात सही है कि मुस्लिम आक्रांता का अटैक हुआ, उसका सेनापति बोला कि आप लोग इस्लाम कबूल करो, माउंट ने नहीं किया, तो बाद में पता लगा उनके सिपाही उनको काट दिए थे। सेनापति अफसोस जाहिर किया कि मेरी बातों को गलत तरीके से लिया गया। तो इस्लाम तो 7वीं-8वीं शताब्दी में आया इधर, 7वीं-8वीं शताब्दी में आया ना, तो उसके पहले क्या हो रहा था ये बताओ? उसके पहले बुद्धिज्म फल फूल रहा था कि मूर्तियां तोड़े जा रहे थे, मठ पे कब्जा किया जा रहा था। काशी प्रसाद जायसवाल राष्ट्रवादी इतिहासकार है, उन्होंने लिखा है 1910 में कि रामेश्वरम धाम, जिसको शैतान बोलकर चपत लगवाता है, आप में से कोई गए होंगे तो जरा याद कीजिएगा, वो शैतान नहीं है, वो तथागत है, बुद्ध है। अब बुद्ध को चपत लगवाता है वहां। जगन्नाथ पुरी ये कौन है? सारे बुद्धिस्ट टेंपल हैं। तो मस्जिद के अंदर खुदाई कर रहे हो तो थोड़ा और डीप खुदाई करना, नीचे तक, वहां बुद्ध विहार मिलेगा। सो हर जगह, एवरीवेयर। भाई मैं तो अभी यहाँ क्या छत्तीसगढ़ में क्या जगह, सिरपुर में 2 बार जाके आ लिया। कई जगह जानबूझ के मिट्टी डाल के मूर्ति ढका हुआ है, कई जगह मुंह तोड़ा हुआ है, बुद्ध टेढ़ा गिरे हुए हैं। किसने तोड़ा सर? साउथ इंडिया में रामेश्वरम में तो इस्लाम नहीं पहुंचा था, वहां का मठ किसने कब्जा किया? बुद्ध को शैतान किसने बनाया? ये सवाल पूछोगे तो वैचारिक युद्ध होगा। और विचारों का युद्ध जो है ना, नंबर से नहीं होता है, वो विचारों से होता है। और इसके लिए चिंतन, मनन, पढ़ना, लिखना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे समाज में शोध, रिसर्च, इस पे कम ध्यान है। मैं चलते चलते थोड़ी कुछ और बातें कह देता हूं। और जो मैंने पहले बात कही, प्रबुद्ध भारत, वो उसका पूरा संबंध ही, रिश्ता ही शिक्षा से है। जो लोग अंबेडकर के नाम पे दुकान चला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, पहले बाबा साहब को जाकर पढ़ो, तब पीएम सीएम बनना। मुझे ना हम जो है वो काफी है। साउथ बोरो कमेटी 1919 से लेकर अंतिम क्षण तक जाकर देखिए, सारे मेमोरेंडम में शिक्षा मिलेगा।
कि फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन। आप 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना होती है 20 जुलाई 1942, और 20 जुलाई 1942 को ही वो वायसराय को एक मेमोरेंडम देते हैं, अनुसूचित जाति की शिकायतें, ठीक है साहब। और उसमें जो है 4 तरह की शिकायतें हैं कि पहला है राजनीतिक शिकायतें, दूसरे नंबर पर शैक्षणिक शिकायतें, तीसरे पे अन्य शिकायतें, और चौथा जो विपन्न लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके प्रति सरकार का कर्तव्य है। जो आंकड़ा दे रहे हैं बड़ा दिलचस्प है और ये पढ़ा जाना चाहिए। करीब 1050 आईसीएस में से 1069 है आईसीएस में से कह रहे हैं कि सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट है। कितना है? सिर्फ एक। तो कह रहे हैं कि विधिमंडल में, असेंबली में हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मंत्रिमंडल में हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एक मंत्रिमंडल में था और एक विधिमंडल में। और नौकरी आईसीएस कितने थे? 1942 आंकड़ा दे रहा हूं मैं, एक। बाबा साहब की शिक्षा पे बल था, 4 भी नौकरी महारों को मिल जाती थी ना, खुशी हो जाती कि हमारे 4 लोग आज पुलिस बने। तो उन्होंने कहा कि नौकरी का सवाल जो है हमारे लिए जीवन मरण का सवाल है। ये बाबा साहब बोल रहे हैं कि उससे मिडिल क्लास एक नौकरी मिलेगी तो 30 वर्ष नौकरी करोगे, बच्चे पढ़ाओगे, घर बनाओगे, मां बाप को देखोगे, अस्पताल में इलाज करवाओगे। बाबा साहब का पूरे केंद्र में था हमें गवर्निंग कम्युनिटी बनाना है। अंग्रेजी नहीं आती तो डिक्शनरी उठा के पढ़ो। गवर्निंग कम्युनिटी का क्या मतलब होता है? वकील, पत्रकार, इंटेलेक्चुअल्स, बिजनेसमैन, ये मिडिल क्लास। पूरे दुनिया का इतिहास है कि जिस समाज का अपना बुर्जुआजी यानी कि मिडिल क्लास नहीं होता, वो समाज कभी कुछ नहीं बन सकता है। तो बाबा साहब कह रहे थे हमको मिडिल क्लास बनाना है पहले, है? और ये कह रहे नहीं हुक्मरान बन जाएंगे, उसी मिडिल क्लास को गाली दे रहे हो, उसी से चंदा ले रहे हो, सारे चमचे थे। तो बाबा साहब को सर के बल किसने उल्टा किया? बाबा साहब ने कहा कि चमचे हो। वो तो सेलिब्रेट करते थे कि हमारे लोग सिपाही में जब लगा। कितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? कितने असेंबली है? बाबा साहब से ज्यादा तेज था कोई? नौकरियां तो लाखों लाख मिल सकती हैं, लाखों लाख लोग बिजनेस कर सकते हैं। वो मिडिल क्लास बनाना चाहते थे। और आप लोग कह रहे हो कि सब लोग पढ़ लिखे बाबा साहब को धोखा दिया, तो बाबा साहब को तुम ही जिंदा करियो। बाबा साहब को कौन किताब निकाले हो? मुझे तो जब पढ़ता हूं एक एक लाइन, अभी अगली किताब पे पढ़ रहा हूं, हम कहे कि बाबा साहब को तो दलित लोगों ने धोखा दे दिया। नेतागिरी करना तो फुटानी उधर और चंदा फंदा का खेल उधर करो, बाकी हमारा इधर ठीक से। बाबा साहब को उल्टा किया ना। बाबा साहब कह रहे हैं हमें माइनॉरिटी, हमारे बच्चों को शिक्षा दो, फेलोशिप दो। कह रहे हैं इसमें शिकायतों में कि साइंस टेक्नोलॉजी की शिक्षा बहुत जरूरी है, फ्रीशिप चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए। कह रहे हैं कहां कहां हो सकता है, पूरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो शेड्यूल कास्ट के विद्यार्थी हैं उनको विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए विदेश भेजिए, इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, वहां के विश्वविद्यालयों में भेजिए। आज के नेता सब कोई कहता है कि हम अपने बच्चों को विश्वविद्यालय में विदेश पढ़ाएंगे? कोई शिक्षा और रोजगार पे कोई विमर्श है? जब सरकार बना लेंगे तो सब रातों रात ठीक कर लेंगे। ना राधा का 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेंगी। कैसे बनाओगे सरकार? कैलकुलेट करके बताओ मुझे। 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, 2 नेशनल पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। इन दोनों की औकात नहीं कि अकेले चुनाव लड़ ले, है? तो डफली बजा रहे हो, सरकार बनाओगे। बाबा साहब कह रहे हैं कि बाबा साहब कब बोलेंगे हम सरकार बनाएंगे? बाबा साहब तो सरकार के साथ वो समझौता करते थे
बार्गेन करते थे कि हमारे समाज के लिए अधिकार सुनिश्चित करो। जो सोशल बाइकआउट होता है उसमें बोल रहे हैं, पूरा मेमोरेंडम लिख रहे हैं। आजकल इतना हिंसा बढ़ा है दलितों पर, नेता ट्वीट खेलता है आजकल ना, ट्वीट फेसबुक पे लिख दिया, ट्विटर पे लिख दिया तो हो गया। और सड़क पे कौन लड़ेगा? बाबा साहब आंदोलन नहीं करते थे, 20-20 हजार किसानों की रैली बॉम्बे में निकाले। आपको कुछ नहीं करना है ना, संविधान आप पकड़े रहो, बाबा साहब का नाम, बाबा साहब केवल आप जपते रहो। धीरे धीरे अंदर से जो ना संविधान के सारे प्रावधान खत्म कर देगा, ठन गोपाल मिल जाएगा, तो ऐसे कुछ लंपट आएंगे देसी दारू पी के इसी तरह हंगामा करेंगे। भाई मेरे दादा दादी मजदूर थे, फ्री एजुकेशन ने मेरे पिताजी को पढ़ाया, पिताजी क्लर्क बने छोटा सा, उसी सेक्शन में मुझे बनाया। मेरे 5-7 भाई बहन है, सब टॉप पोजीशन पे। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक मजदूर का बच्चा भी IIT IIM में पढ़े। आपने यूपीएससी का नीट का देखा है अभी क्वेश्चन पेपर? हुक्मरान बनेंगे हैं? नीट का IAS का एग्जाम का पेपर देखा है? कितना कठिन कर दिया कि आपके बच्चे नहीं जा सकते उसमें। कोचिंग में कितना फीस लग रहा है पता है? 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए लग रहे हैं। आपके बच्चे, गरीब के बच्चे, जो हमारे ज्यादातर लोग गरीब हैं, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। कितने फीस लग रहे हैं आपको नहीं पता है? MBBS करने में करोड़ों लग रहा है। हम पूछे कई जगह, हम बोले, गौतम साहब साथ थे कि 60 और 70 के दशक में जो लोग पढ़ा है बताओ जरा, हाथ उठाइए। तो इतना हाथ उठाए, तो कितना पैसा लगता था? कितना? 12 पैसा बोले थे। स्कॉलरशिप कितना मिलता था? साल में 144 रुपया, मतलब घर भी चल जाता था उससे। स्कॉलरशिप, फ्रीशिप जो मिल रहा था सब खत्म हो रहा है। अब भांग पी के, अफीम चाट के जो ना हुक्मरान बनने चाहिए। भीड़ कभी शासक नहीं बनता है। सरकारें और सत्ता जो है ना भीड़ से नहीं डरती है, सरकारें और सत्ता विचारधारा से डरती है। और विचारधारा आता है अध्ययन से, किताब से। विचारधारा अध्ययन से आता है। चलिए कभी और आऊंगा तो विस्तार से। मैं बुद्धिज्म पे बोला नहीं। और बौद्धों के लिए भी संदेश है। बाबा साहब 1954 में गए थे बर्मा, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल पे गए थे ना, और जो मेमोरेंडम दिया था उसमें 2 पार्ट है, एक साउथ इंडिया में बुद्धिज्म और पहला पार्ट मेन पार्ट। उसमें क्या कह रहे हैं कि बुद्धिज्म के प्रचार के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो सिंपल लैंग्वेज में किताब निकालना चाहिए, सिंपल कम्युनिकेशन, फुल टाइम प्रचारक, उसको सैलरी दिया जाना चाहिए, स्कूल कॉलेज खोलना चाहिए बौद्ध विहार के बगल में, वहां से रेवेन्यू आएगा। ये कह रहे हैं, मेमोरेंडम है, इस किताब में है कि बुद्ध को वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, बुद्ध के यही घर है। उस पर हमारे बहुत लोग काम कर रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन मैं नहीं कर रहा हूं, बाबा साहब सवाल उठाए वही उठा रहा हूं। कोलंबो में जब गए 1950 में, तो वहां गए एक मठ में देखने की भाई यहाँ ये मॉन्क कैसे काम करते हैं बौद्ध भिक्षु। तो बड़ा इतना धैर्य रख के देखे, बोले कि आए उधर से, एक छोटा सा मचिया टाइप से स्टूल लगा हुआ था, आए बैठे 2 मिनट बुदबुदाए और फिर अंदर चले गए। बोला अगर ऐसे मॉन्क लोग होंगे तो बौद्ध धर्म का कैसे प्रचार होगा? जो मठाधीश बने हैं यहाँ पे, इस किताब में ही है, इसलिए मैं पढ़ना चाहिए। बोध गया चलिए, मैं गया कई बार, वहां चल के मैं बोलूंगा कि चलिए 20 आदमी हम देते हैं, और बहुत भिक्षु चलिए 20 आदमी, घर घर जरा बुद्धिज्म का प्रचार किया जाए। 20 आदमी मोंक नहीं मिलेंगे। विचारधारा वो अपने आप घर में पहुंच के नहीं जाता है, उसको ले जाना पड़ता है। कितने लोग जा रहे हैं सुबह सुबह उठ के प्रचार करने? कितने लोग घर घर जा रहे हैं? ये सवाल करके छोड़ दे रहा हूं। ये सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल डॉक्टर अंबेडकर के थे, इसलिए उन्होंने नवयाना बनाया। वो तो
संगम शरणम बोलने से मना कर दिए थे इसी बौद्ध मठ में पंडिताऊ का होने के कारण? बोले मैं नहीं जाऊंगा। संगम हाँ, संगम संघ के शरण में नहीं जाना चाहता। हाँ, तो ये सवाल उठाता हूं कि ये लड़ाई बाबा साहब ने क्या कहा है कि भारत का इतिहास कुछ नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के बीच लड़ाई का इतिहास है, यही भारत का इतिहास है, ये बाबा साहब बोले। तो ये सवाल आप क्यों नहीं है? आप पब्लिक डोमेन में है, तो जो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय बौद्ध महासभा बाबा साहब ने बनाया था, उसका रूल्स क्लॉज सब कुछ एवरीथिंग इज देयर। तो सवाल तो इसमें वैज्ञानिक सोच का मतलब क्या है? सवाल करना, यही तो बाबा साहब बनाना चाहते थे, प्रबुद्ध भारत। तो जब आपके यहां सवाल ही नहीं होगा, जब वाद विवाद ही नहीं होगा, तो काहे का बुद्धिज्म, काहे का धम्मा, काहे का बाबा साहब? बाबा साहब जिस जमाने में लिख रहे थे उस जमाने में अभी बहुत सारा चेंजेस आ गया, तो हो सकता है कुछ बाबा साहब को विचार पुराने हो गए, तो उससे आगे बढ़ना है। इकोनॉमिक्स बदला ना, सोशल साइंस बदला ना, सब कुछ बदला। तो ये सवाल करना ही, तर्क करना ही, यही अंबेडकरवाद है, यही बुद्धवाद है। अंधभक्त बनाना ये कौन सा वाद है आप जानते हैं। शुक्रिया, जय हिंद।